नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। हाल ही में एक फिल्म आई 12वीं फेल या 12th फेल। ये फिल्म जुनून और जज्बे की कहानी है। एक सच्ची कहानी पर आधारित है। पुलिस अफसर मनोज शर्मा की मशक्कत और फिर कामयाबी और कभी ना हार मारने वाले उनके जज्बे, इसने बहुत सारे लोगों को हौसला दिया। न जाने कितने यूपीएससी के एस्पिरेंट्स या इम्तिहान देने वाले छात्रों को इसमें अपनी कहानी नजर आई होगी, अपनी परेशानियां, अपनी लड़ाइयां दिखी होंगी और उतने ही लोगों को फिल्म ने रीस्टार्ट करने का हौसला भी दिया होगा। लेकिन इस इम्तिहान को पास करके अफसरशाही में शामिल होने का जो जुनून है या जो दीवानापन है हमारे समाज में, वो आज इतने सारे और वैकल्पिक क्षेत्रों के सामने आने के बाद, एआई और तकनीक की दुनिया में नई नई क्रांति के बाद भी क्या वैसा ही बना हुआ है? क्या वहां पर कोई बदलाव भी आया है? अगर हाँ तो क्यों? क्या ये सिर्फ सत्ता या पावर का नशा है या समाज को बदलने की एक धुन भी है? इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे छात्र भी हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और सारे जानकार भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे एक बेहद ख़ास मेहमान से, खास करके युवाओं के लिए बेहद जाना पहचाना चेहरा जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कोच करते रहे हैं। यूट्यूब पर इनके आपने बहुत सारे वीडियोज़ लगातार देखे हैं। तो हमारे साथ ख़ास मेहमान मौजूद हैं, अवध ओझा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओझा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आज बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर सुनेंगे तो उनका और हौसला बढ़ेगा। आप लोगों को लगातार स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते आए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 12वीं फेल आपने शायद देखी नहीं अभी, लेकिन एक जो दीवानापन दिखता है यूपीएससी क्वालिफाई करने का, खास करके उत्तर भारत अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन सब जगहों से जो छात्र आते हैं, आप तो लगातार छात्रों से मिलते हैं, आपको इस दीवानापन या जो जो उनकी स्ट्रगल है उसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट से, वो तमाम छात्र जो इस इम्तिहान को क्वालिफाई करने की धुन में लगे हैं? जब भी सिद्धार्थ बाहर निकलेगा बुद्ध बनने के लिए तो स्ट्रगल तो होगा मैम। जब आप अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर बाहर निकलते हैं तो स्ट्रगल होगा। लेकिन बहुत सारे सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते हैं। उसकी वजह यह होती है कि कहीं ना कहीं डायरेक्शन एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है कि आपको गाइडेंस किससे मिल रही है, आपको दिशा कौन दे रहा है। उस सब के साथ साथ, दिशा के साथ साथ, जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पेशेंस का एग्जामिनेशन है। तो पेशेंस के एग्जामिनेशन में एक तो आपकी अंदर की शक्ति बहुत काम आती है कि आप इंटरनली कितने कितने स्टेबल हैं। दूसरी बात, आपकी संगत कैसी है। आप अगर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद इम्पेशेंट होते हैं, घबराते हैं, तो आपका जो साथ का ग्रुप है वो आपको कैसे मोटिवेट करता है। फिर उसमें फैमिली भी काउंट करती है। इन सब के बाहर और फैमिली बहुत काउंट करती है। मतलब आप अगर घर पे फ़ोन करते हैं और आपके पिताजी, आपकी माताजी कहती है कि बेटा घबराना मत, होगा नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे भी बहुत साहस मिलती है। और इन सब के साथ साथ अगर आप बायोग्राफीज पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, तो एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि स्ट्रगल इज द पार्ट ऑफ ऑल ग्रेट लाइफ्स। तो अगर मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं तो हमें भी स्ट्रगल तोहफे में मिला है और हमें वो करना ही पड़ेगा। ये तो आपने सही कहा कि कुछ भी आप बड़ा करने जाएंगे तो स्ट्रगल है, उसके लिए एक पूरी लड़ाई भी लड़नी पड़ती है और काफ़ी मेहनत है, यूं ही नहीं सब कुछ मिल जाता। लेकिन बहुत सारे वैकल्पिक फील्ड भी अब हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आपको ये दीवानापन और जुनून अब भी दिखता है या इसमें कोई कमी आई है? क्यों है ये इतना ज़्यादा इस इम्तिहान के लिए? क्लास मॉनिटर होने में इतना अच्छा लगता था तो शहर का मॉनिटर होने में, मतलब बंदा जब क्लास का मॉनिटर बनता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था कि क्लास के मॉनिटर हो गए हैं। तो शहर का मॉनिटर, तो आप जब गवर्नमेंट सरकार के इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव शहर में बन के जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छा लगता है। दूसरा फैक्टर यह है कि सामंतवाद इस देश में अभी भी जिंदा है और खासकर उत्तर भारत में जिंदा है। अगर आप प्रशासन में नहीं हैं तो शायद आपको गैस सिलेंडर ना मिले कायदे के टाइम पे। तो एक वो चीज़, फिर बॉलीवुड बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है इन सब चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी कोचिंग इंडस्ट्री इसको इतने बड़े पैमाने पर ऐड करती है और ये दिखाती है कि आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं, आप हमारे साथ आएँ और हम आपके लिए एकदम रास्ता आसान कर देंगे। तो जहाँ इतनी बेरोजगारी हो जिस देश में, और काउंसलिंग कायदे की ना हो, और बच्चों को क्लियर ना हो कि हमें वाकई में जीवन में क्या करना चाहिए, तो वहाँ बहुत सारे लोगों का इस तरफ खुद ब खुद चला आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।
सही कहा आपने कि शायद कोई रास्ता या कोई गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं है कि करना क्या है, तो कुछ लोग यूं आ जाते हैं। लेकिन आपने सामंतवाद की बात कही कि हम उससे उबर नहीं पाए हैं। तो सामंतवाद से हम अब तक उबर नहीं पाए हैं, लेकिन क्या कुछ बदला है इन सालों में? जो इंडिया राइजिंग इंडिया की स्टोरी है, भारत उबर रहा है एक बड़ी शक्ति के तौर पे, भारत की अर्थव्यवस्था हो, भारत का एक तरह से एक रुतबा बढ़ा है, तो क्या कुछ बदला है इसमें? सबसे बड़ी बात मैम तो मैं ये बोलूँगा कि सारा रूट कॉज जो है वो हमारा एजुकेशन है। जिस दिन हमारा एजुकेशन विजडम ओरिएंटेड हो जाएगा, विजडम ओरिएंटेड, कि 80 से 90% लड़का अपने से डिसीजन लेगा खुद से कि मुझे ये करना है, ये मेरा चॉइस है, ये मेरा इंटरेस्ट है, तो बहुत डिस्पर्सल होगा, बहुत सारी प्रतिभाएं अपने अपने फील्ड को चुनेंगी। जब तक ऐसा नहीं होता है, खासकर आप देखो साउथ में, देखो लड़कों में बहुत डाइवर्सिटी है। ऐसा नहीं कि वहाँ सारा लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। जितना ज़्यादा डेंसिटी हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में है उतना साउथ में नहीं है। तो इसका एक सबसे बड़ा फैक्टर उधर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, स्कोप ज़्यादा है, बहुत सारे फील्ड्स ओपन है। यहाँ ऐसा नहीं है। तो एक तो एजुकेशन और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूपी और बिहार की आप देखो, इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम खत्म है, कुछ भी नहीं है। तो एक घूमकर एक ही ऑप्शन बनता है कि यार जीवन भी आसान हो जाएगा, शक्ति भी रहेगी, समाज में इज्जत भी रहेगी। तो अगर धीरे धीरे इधर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, आर्थिक डेवलपमेंट होगा, एजुकेशनल डेवलपमेंट होगा, तो फिर थोड़ा सा इस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी तो बहुत रश है, और खासकर डिप्रेशन के दौर में तो और ज़्यादा रश है, क्योंकि नौकरियां वैसे भी नहीं है, तो रश तो है ही है। लेकिन अफसोस है कि ये नौकरियां जो हैं वो सीमित हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश, आपने कहा और सही कहा कि खास करके आप उत्तर भारत में देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो नौकरियां हैं वो इतनी सीमित हैं कि लगता है कि चलो ये कर लेते हैं तो एक पावर भी आ जाती है और समाज में भी इज्जत रहेगी। लेकिन क्या बहुत सारे लोग इसके लिए ऐसे ही आ जाते हैं? क्या कोई फोकस है, या जो आपने कहा कि पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो बीए कर लिया, यूपीएससी दे देते हैं क्योंकि सब लोग दे रहे हैं, एमए कर लिया, और ऐसे में ही कई साल बीत जाते हैं। मैंने तो देखा, अब जैसे आप देखो रेबाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा की वाइफ, तो शी वॉज माई स्टूडेंट इन 2014। तैयारी किया और ट्राई किया, एयरफोर्स भी क्वालिफाई किया चारों तरफ, और फिर उस लेडी ने एक फिर डिसीजन लिया कि नहीं यार मेरे लिए पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है, मुझे राजनीति करनी चाहिए, तो वो राजनीति की तरफ चली गई। अब इस तैयारी का सबसे पॉजिटिव पहलू यह है कि आपका जो परसेप्शंस है उसको बहुत स्ट्रांग करती है, मजबूत करती है, डायमेंशन ग्रो करती है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, मैं तो सारे स्टूडेंटों से कहूँगा कि आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन 1 साल के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर सारी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स, एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको बाहर से पता चलती है जब तक आप वॉर में नहीं कूदते हो, एक रिक्वायरमेंट होती है जब आप वॉर में कूदते हो तो आपको दिखाई पड़ती है कि यार ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी। तो जब कूदने के बाद आपको रिक्वायरमेंट्स दिखाई पड़ने लगे और आपको लगे कि आप उसे सेटिस्फाई करो लोगे, तो आप कंटिन्यू करो। नहीं लगे तो आप फिर, मेरा मानना तो हमेशा है कि किसी भी एस्पिरेंट को 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा तैयारी नहीं करनी चाहिए। अटेम्प्ट तो वो अपने सारे दे, लेकिन सिर्फ 2 अटेम्प्ट, और 25 तक अगर कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये क्योंकि किसी भी फील्ड में स्टैब्लिश होने में 5 साल तो कम से कम लगते ही लगते हैं। तो 25 तक अगर वो कर ले तो एक बड़ा अच्छा समय उसके पास रहेगा किसी दूसरे फील्ड में वर्कआउट करने के लिए। जी जी, सही कहा आपने कि 25 की उम्र तक और उसके बाद ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए, और शुरुआत के 1-2 अटेम्प्ट में आपको समझ में आ जाता है। तो आपने इतने सारे स्टूडेंट्स को कोच किया, देखा कुछ ऐसी कहानियाँ जिस तरह की हम इस फिल्म में भी देखते हैं, और जो आईपीएस मनोज शर्मा की कहानी है, उस तरह का जुनून आपने देखा? क्या ज़्यादातर लोग इसी तरह के जुनून से आते हैं? कुछ लोग बस यूं ही चले आते हैं और समय बीतता जाता है? आपने बहुत सारी स्ट्रगल्स की कहानियाँ देखी होंगी। आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, कुछ लोग तो मैंने देखा मूवी देख के चले आए, सरफरोश, गंगा जल। मैंने कहा कैसे कैसे लगा कि मूवी आईएएस बनना चाहिए? सर वो गंगा जल देखी थी सर, मुझे भी आईपीएस बनना है। अब गंगा जल का नशा कितने दिन तक रहेगा? तो जो आदमी इनर, जैसे डॉक्टर अंबेडकर है, इनर इंस्टिंक्ट है पढ़ने की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, इनर इंस्टिंक्ट है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी इनर इंस्टिंक्ट है कि नहीं। जैसे आपकी इनर इंस्टिंक्ट है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको 2 बजे बुलाया, आपकी इनर इंस्टिंक्ट है, आप पहुंच गए, लेकिन आप 2 बजे पढ़ने को तैयार नहीं है, वहां आपकी इनर इंस्टिंक्ट नहीं है। तो जिन चीजों में आपकी इनर इंस्टिंक्ट नहीं है, वहां आपकी सफलता खतरे में पड़ेगी।
जी, जी। तो एक देश के तौर पे लेकिन हम सत्ता से या राजनीति से या उससे जुड़े जो पावर है, इसी की तरह अफ़सरशाही से भी उस पे हम बहुत ज़्यादा केंद्रित हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं। सालों तक अंग्रेज़ी शासन हमारे ऊपर रहा और वो जो मानसिकता है, शायद आपने सामंतवाद की भी बात की थी, उससे भी उबर नहीं पाए। क्या वो एक हैंगओवर है हमारे पर अभी तक? मैडम मैंने तो ये देखा है अपनी तरफ, मैं तो खैर गोंडा का रहने वाला हूँ, मतलब बिना परिचय के लोग नेताओं के पैर छूते हैं। विधायक जी आ गए, अरे ऐसे भाग रहे हैं जैसे प्रभु ने साक्षात दर्शन दे दिया है। भाई आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है मैडम कि इस देश का जो नागरिक है, जिसके संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व, इस देश के राजा को पता ही नहीं है कि वो राजा है। अगर राजा को यह पता चल जाए कि मैं राजा हूं, ये मेरे सेवक हैं, तो वो तो फिर राजा की तरह बिहेव करेगा ना। लेकिन जैसे अभी आपने वो वर्ड यूज किया हैंगओवर, तो लगता नहीं कि नेता आ रहा है, लगता है कि लॉर्ड श्यामलाल, लॉर्ड ब्रज प्रसाद, लॉर्ड सलमान, इस तरह का फीलिंग इस समाज में, मतलब ऐसा मुझे कभी कभी तो बड़ा अजीब सा लगता है। मैं पूछता हूँ, जैसे कि मैं कहीं प्रोग्राम में गया, कोई मंत्री जी आ गए, सब पैर छूने लगे, तो मैंने पूछा कि फूफा है तुम्हारे? बोले नहीं नहीं भाई साहब। मैंने कहा तो प्रणाम कर लो। पैर सिर्फ दो लोगों के छुए जाते हैं, एक माँ बाप के, एक जिन्होंने आपका जीवन बदला है उनके, उसके सिवा इस दुनिया में किसी का पैर नहीं छुआ जाता। मैंने आपकी एक यूट्यूब पर ही एक आपकी टॉक सुनी, किसी के साथ बातचीत, जिसमें आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि सब शुरुआत साथ भी अगर करें तो कहाँ पहुँचे। आपने आप क्या ट्रैजेक्टरी ली है ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उस पर निर्भर करता है। जैसे चीन, इंडिया और पाकिस्तान का मिसाल जो है, तो उसी पर निर्भर करेगा कि आपका फोकस क्या है, आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, किस चीज़ पर फोकस है, मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, या क्या है? मैम देखिए, जब भी कोई कंट्री, जैसे यूएस पैदा हुआ 1787 में, उसने सीधे आई और आई पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। उसको क्लियर था, वहां का जो नागरिक था उसको क्लियर था कि आने वाला समय नहीं, ई इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। आप समाज में देखो, जो पैसे से ताकतवर है वही राजा है। तो जिसको ये बात क्लियर हो जाती है कि यार राजा बनने का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अमेरिका 1787 पे एक जगह पे उसने काम शुरू किया, स्लम से सुपर पावर। आप सोचो 18th सेंचुरी में वो कंट्री स्लम थी, 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक पावर हो गई, 20th सेंचुरी में वर्ल्ड पावर, और 21st सेंचुरी में सुपर पावर। क्या फोकस ओरिएंटेड काम उन्होंने किया होगा। चाइनीज ने हिस्ट्री पढ़ी, उन्हें बात समझ में आ गई कि यार अगर आपको पॉलिटिकली सोशली स्ट्रांग होना है तो पहले इकोनॉमी को मजबूत कर लो। चाइनीज अपने आप इकोनॉमी पे काम करते रहे। पहले उन्होंने फ्यूडलिज्म खत्म किया, ऑफिशियली फ्यूडलिज्म। माओ इतना बड़ा आदमी है, भले उसको पूरी दुनिया गाली दे, लेकिन जिस फ्रांस को फ्यूडलिज्म खत्म करने में 100 साल लगे, उसी माओ को चाइना में फ्यूडलिज्म खत्म करने में 10 साल लगे। क्या विजनरी रहा होगा फ्रांस, माओ कितना विजनरी रहा होगा। दुनिया ने उसे भले गाली दिया, ठीक है, कोई भी गाली देगा, कि जब तक उसे बेसिक पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आएगा। और माओ ने जो ग्राउंड प्रिपेयर किया, फ्यूडल लेस चाइना, उस पर डेंग जियाओपिंग ने एक पावरफुल इकोनॉमी खड़ी की। और आज आप देखो, चाइना इकोनॉमी वर्ल्ड पावर के रेस में है। और अगर मैं कहूँ वर्ल्ड पावर है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम तो आज तक फ्यूडलिज्म पे ही काम नहीं कर पाए। और पाकिस्तान का तो कहना ही क्या, उन्हें तो बेचारों को पता ही नहीं कि आई से इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है कि आई से इस्लाम इंपॉर्टेंट है। उनको तो बेचारे को इस बात पे कुछ कह ही नहीं सकते। और हम एक देश के तौर पे, हमारे लिए समय प्राथमिकताएं, या आगे आने वाले देश में, एक आखिरी सवाल आपसे, कि आगे आने वाले समय में प्राथमिकताएं हमारी या स्टूडेंट्स अब क्या कहना चाहेंगे, क्या बदला? बहुत कुछ बदला, एक क्रांति आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनोवेशन हो, तो जो आपका फोकस और अटेंशन है उसको थोड़ा सा फैलाना, दायरे को बड़ा करने की भी ज़रूरत है। मैम देखो, ऐसा है कि इंग्लैंड सुपर पावर बना, उसमें जेम्स वॉट का बड़ा रोल था और जेम्स वॉट मॉडल बन गया। हमारे यहाँ भी इंडिया में, मैं जब क्लास 5th या 6th में था तो भाप का इंजन कहानी हुआ करती थी हिंदी लिटरेचर के रूप में। जब तक इस देश के युवाओं का आइडियल जेम्स वॉट, रॉबर्ट फुल्टन ने अमेरिका को कितना बड़ा पावर बना दिया। तो टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर ऑफ एवरी कंट्री। बिना टेक्नोलॉजी के, या तो आप पैसा दे के टेक्नोलॉजी हायर करोगे,
तो अगर आप बनाओगे नहीं, आप चाहे इंग्लैंड को देखो, अमेरिका को देखो, जर्मनी को देखो, सिर्फ उनका एक वो हुआ, उन्होंने 4 स्ट्रोक इंजन डेवलप किया जर्मनी ने, और पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्रिएट कर दी पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक पावर बन गए। तो जब पढ़ने के बाद भी आदमी ये समझ ना पाएगा कि सुपर पावर सिर्फ कहने से थोड़ी बनेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक हमारे युवा का इंस्पिरेशन रॉबर्ट फुल्टन स्टीम इंजन और जेम्स वॉट, एलन मस्क, ये सब नहीं बनेंगे, तब तक थोड़ा सा कंट्री को दुख का, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अवध ओझा, बहुत धन्यवाद। और इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ और मेहमान जुड़े हैं इस समय। हमारे साथ जितिन यादव हैं जो IAS हैं, और उनसे जानना यह ज़रूरी होगा कि उनकी कहानी क्या है और अब जो है चीज़ें किस तरह से बदली हैं। प्रोफेसर SS जोतका हैं जो समाजशास्त्री हैं JNU से। सुषमा यादव हमारे साथ यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हैं जो प्रो VC रही हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रोफेसर प्रवीण झा जो अर्थशास्त्री हैं JNU में हमारे साथ जुड़े हैं। और जैसा हमने कहा कि हमारे साथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं जिनमें कि कुछ UPSC एस्पिरेंट्स, यानी कि वो लोग जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हैं। एक ब्रेक ले रही हूं हम लोग में और लौटती हूं उस ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं सिविल सेवा परीक्षा की भी। एक बार पहले नजर डाल देते हैं कि 5 साल में कितने अफसर बने हैं। जो दबाव की बात कर रहे थे अवध ओझा के, और बहुत ज़्यादा भीड़ है इस इम्तिहान के लिए, तो ग्राफिक्स के जरिए देखिए इन 5 सालों का आंकड़ा। 2023 में 13 लाख में 2916 लोगों ने इंटरव्यू दिया, यानी कितने लोग अपियर हुए लेकिन इंटरव्यू तक सिर्फ इतने लोग पहुंचे। 2022 में 11.5 लाख में से 933 का चयन हुआ। लाखों में कुछ सैकड़ों का चयन होता है। 2021 में 11 लाख में 761 का चयन हुआ। 2020 में 10.5 लाख में 796 का चयन हुआ और 2019 में 8 लाख में 829 का चयन हुआ। तो बहुत कुछ बताता है ये जो आंकड़े हैं। तो हमारे साथ इस समय जो मौजूद हैं तमाम मेहमान, हम उनसे इस चर्चा को शुरुआत अब करना चाहते हैं। जितिन यादव जी, आपने ये जो दबाव और प्रेशर देखा है और UPSC पर जो इतना फोकस है, उसमें जो UPSC के लिए एस्पिरेंट्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसा अवध ओझा कह रहे थे कि शुरुआत के आप 1-2 साल दें, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करें कि आपके दूसरे विकल्प जो हैं उसमें भी मुश्किल आ जाती है। ये जो डेटा है ये उतने लोगों का डेटा है जो फॉर्म्स भरते हैं, बट सारे लोग पेपर नहीं देते हैं। तो जब मैं 13 लाख की बात करता हूँ और 11 लाख की बात करता हूँ, उसमें से अराउंड 50% लोग पेपर जाके देते हैं जी। तो जो संख्या हमारी 13 लाख की हो गई है, तो उसमें मैं अगर 50% देखूं तो 6 से 7 लाख के आसपास एस्पिरेंट्स ये परीक्षा देते हैं। तो फिर भी अगर मैं संख्या देखूं तो 6 से 7 लाख काफी ही ज्यादा संख्या है। एक चीज मैं सर से एग्री करता हूं, परीक्षा पास करने की दर क्या है? 0.1%? मैम 0.1, 0.2% है, बहुत ही कम है। हमारे जो पड़ाव है, 3 पड़ाव है, उसमें फिल्टर भी होते हैं। बट हमारा जो एक फैसिनेशन है कि हम 5 साल प्रिपेयर करेंगे, 6 साल प्रिपेयर करेंगे या 8 साल प्रिपेयर करेंगे, वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए तो ये जो सर्विसेज है ये उसमें हम और अच्छा कर पाएंगे। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, सर्विसेज के लिए इतनी ज्यादा ललक अभी भी क्यों बनी हुई है? मैडम मुझे लगता है कि ललक पहले भी थी और आज भी है, बट वो तो हम बात कर ही रहे हैं, खास करके उत्तर भारत में। और जैसा अभी ओझा जी भी कह रहे थे कि चूंकि बाकी वहां पर विकल्प बहुत कम होते थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन ही देख लें और दूसरे ऑप्शंस, पर अब आपको लगता है कि ऑप्शंस बड़े हैं या प्रायोरिटीज भी स्टूडेंट्स की बड़ी हैं, या किन क्षेत्रों में ये अभी भी बहुत ज्यादा ये ऑब्सेशन है? और आप कैसे देखते हैं इस ऑब्सेशन, इस जुनून को? क्यों? मैम लोग आज के टाइम पे आप देखो तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जा रहे हैं। मैं खुद 3 साल प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के बाद मैंने UPSC की परीक्षा स्टार्ट करी थी। मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ, मैंने 3 साल गुड़गांव में नौकरी करी है। उसके बाद मैंने डिसाइड करा था मैं UPSC का एग्जाम देना चाहता हूँ। अगर मैं आपको एक सिंपल कारण से बताऊं, जैसे एक कंपनी हम चलाते हैं, वैसे ही आप मान लीजिए हमारा देश भी किसी को चलाना है।
अगर हम ये बोले कि सब लोग प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो कल को देश कौन चलाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल आप देश सही कह रहे हैं। सब लोग प्राइवेट में नहीं, पर सब लोग यूपीएससी भी नहीं दे सकते। और इसलिए मैं सिर्फ आपसे ये समझना चाह रही हूँ एक फिनोमेना के तौर पे, जैसा अभी ओझा जी कह रहे थे कि जो हम वो सामंतवाद का जो हैंगओवर है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बना हुआ है। जोधका साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे कि ये जो अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी के लिए जो एक चाह है, इसका कुछ एक सामाजिक पर्सपेक्टिव क्या है? कई चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम ओबियसली जो सामंती मानसिकता की बात कर रहे थे वो सामंती नहीं है, हमारे यहाँ एक अलग किस्म का ऑब्सेशन है हायरार्की को लेके, जो एक कास्ट से भी आता है और कहीं ना कहीं से दूसरे से अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरे को नीचा दिखाना। जब सरकारी ताकत आपके पास आ जाती है तो आपका सिर्फ आपका ही धौंस नहीं जमता, आपके पूरे परिवार का, आपके आगे पीछे लोगों को भी बहुत फायदा होता है उसका। और एक जो सिस्टम में आने के बाद एक सेंट्रलिटी हो जाती है। लेकिन ये पुरानी बात है, तो जैसे आपने ये भी तो दिखाता है कि जो आम जनता है उसके पास कोई ताकत, कोई पावर है नहीं जब तक कि आप हासिल नहीं कर लेते। वही तो मैं बात कर रहा हूँ, हायरार्की की बात। जैसे ये फिल्म है, ये 12वीं फेल जो फिल्म थी, इसमें एक डायलॉग था, पता नहीं आपने देखी कि नहीं देखी, जो अपने आप में भी प्रॉब्लमैटिक है। जब वो लड़का आईपीएस बन जाता है और अपने पिता को वो फोन पे बताता है तो सबसे पहला शब्द पिता से यही निकलता है कि अब मैं जाके बताऊंगा किसी आदमी को कि किस आईपीएस के पिता से उसने पंगा लिया है। यानी कि अब आप उसके लिए तैयार हैं। ये पुरानी बात है। जो मैं ज्यादा बात कहना चाहता हूँ, ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, वो ये सच्चाई ये है कि आज के जमाने में खास तौर पे जैसे बात कर रहे थे आप, नॉर्थ इंडिया के बच्चे ज्यादा यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, नौकरियां हैं कहाँ पे? एम्प्लॉयमेंट की बहुत बुरी हालत है। और हमारे यहाँ जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो कहते हैं, जो नंबर ऑफ यंग पीपल हु कम आउट ऑफ कॉलेज, जो कॉलेज में जिनका एडमिशन हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं हायर लेवल पे, उनका नंबर अगर देखें तो आप जो कैंडिडेट्स में इंक्रीज हुआ उससे कई गुना ज्यादा है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब पढ़ाई कर रहे हैं, जो गांव से भी निकल के आ रहे हैं, जो तबके बिल्कुल पहले पढ़ाई में नहीं थे, स्कूल तक बड़ी मुश्किल से जाते थे, 5वीं 6वीं के बाद निकल जाते थे, उनके भी कुछ बच्चे कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारी लड़कियां कॉलेज में आके पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हैं। अगर लड़कियों का प्रोपोर्शन देखें तो लड़कों से ज़्यादा हो रहा है और उनका वो एबल भी है, केपेबल भी हैं। तो वो जो है उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट का चैनल ही नहीं बचा। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या है, खास तरह के लोग जाते हैं। जो टॉप एंड जॉब्स होती हैं वो जो अंग्रेजी मीडियम वाले जो शहरी बच्चे हैं वही जा पाते हैं। और बाकी जो आपका स्मॉल टाउन का बच्चा है या गांव का बच्चा है या जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। लेकिन कहने के नाम पे हैं अपॉर्चुनिटीज, लेकिन ओपन एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। पहले सुषमा जी, व्हाट अबाउट जैसे कि इनोवेशन है, साइंस है या क्रिएशन है, इसमें हम एक देश के तौर पे, जैसे मैंने तो ये भी देखा, आप सब लोग जान रहे हैं कि लोग मैनेजमेंट करते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं या आईआईटीज में जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ के संसाधनों के पढ़ाई लिखाई के बाद भी फिर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा, बल्कि इसके ऊपर हमने चर्चा भी किया, बहुत डिबेट भी हुई कि एक ब्रेन ड्रेन या संसाधनों का एक तरह से अब सबके पास चॉइस है, लेकिन क्या ऐसा होना, क्यों साइंस, इनोवेशन, क्रिएशन, इसमें फोकस कम है? क्या कैसा देखती हैं आप? ऐसा नहीं है कि फोकस कम है, पर वो इनोवेशन तो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा उसके लिए अवसर भी नहीं दिया जाता और बहुत ज़्यादा तैयार भी नहीं किया जाता। इतने नोट्स पढ़ लो, ये पुस्तकें पढ़ लो, ये लिख लो, उसके बाद आप फिर एग्जाम की तैयारी कर लो, बस। लेकिन वो मैं उस लौटना चाहूँगी जो अभी आप बात पूछ रही थी कि क्यों उसका क्रेज़ है। क्योंकि हमने ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को इंटरव्यू किया है जो बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट से, आईआईटी से करके आए ग्रेजुएशन, और फिर बेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट स्कूल से एमबीए भी किया, फिर एमएनसीज में काम भी किया, और उसके बाद वो आए तो हायरार्की और सामंतवाद और अथॉरिटी या लेजिटिमेसी, इन सब की बात तो है ही है, लेकिन एक सिक्योरिटी जो यहाँ मिलती है जो एमएनसी में कभी नहीं मिलती, मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो हमारी मानसिकता में वो भी है। गवर्नमेंट जॉब की ये मानसिकता बदली है कुछ अब के सालों में ईमानदारी से। वो सामने तो ये कहते हैं सब कि आई वांट टू कम इन दिस सर्विस बिकॉज आई वांट टू चेंज माय सोसाइटी, आई वुड लाइक टू मेक माय नेशन बेटर, बट कहीं ये भी होता है ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये बात करते हैं कि बाय 40 वी आर एग्जॉस्टेड कंप्लीटली इन एमएनसी, जबकि सरकारी नौकरी में आप 40 तक फिर पहुंचने लगते हैं उन स्थानों पर जहां थोड़ा बहुत डिसीजन लेने की पार आती है। और ये बात बिल्कुल सच है। अब मैं एक ग्रामीण क्षेत्र के विश्वविद्यालय में हूँ, तो ये बात बिल्कुल सच है। आप छोटा भी काम सरकार से करवाना चाहते हैं तो ये जिस राजा की बात कर रहे थे अवधोजा जी, वो राजा कहीं नहीं दिखता है, और छोटा सा अधिकारी भी। इसलिए ग्रामीण महिला कहती है जा बेटा तू पटवारी बन, क्योंकि पटवारी, तहसीलदार जो बिल्कुल अदना अधिकारी वैसे होते हैं, बट दे बिकम सो बिग फॉर द पेजेंट्री
दे बिकम सो बिग फॉर दिस नेशंस मासेस, जिनकी ज़मीनों का हिसाब वो रखते हैं, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, कोई पूछने वाला नहीं है। पावर ना, पावर होना चाहिए प्रश्न, हाँ। तो इसलिए शायद एक वो कारण जो इसमें भी फिल्म में दिखाया, बाई चांस मैंने कई बरसों के बाद एक फिल्म देखी और वो ये देखी, तो उसमें ये जो दिखाया है कि कई बार आप किसी चीज़ से इतने प्रभावित हो जाते हैं या कुछ चीज़ छू जाती है, लेकिन जो इसका पॉजिटिव पार्ट है मेरे ख्याल वो भी आप ज़रूर हाईलाइट करिएगा। जी। और पॉजिटिव पार्ट ये है कि मासिव नकल होती है, पकड़े जाते हैं, उसके पीछे पावर गेम भी है कि एमएलए साहब उसके पीछे हैं, प्रिंसिपल जाते हैं, लड़ाई होती है पुलिस अधिकारी के साथ, पर वो बच्चा जो एक इम्प्रेस हो जाता है, जो कहता है फिर जिंदगी भर एक ईमानदार अफसर से, एक ईमानदार अफसर से इतना इम्प्रेस होता है कि मैं अफसर भी बनूं और ईमानदारी से भी बनूं। 12वीं फेल इसीलिए तो होता है, नकल कर लेता तो 90% ले आता। बिल्कुल। ये जो सत्ता और जो है कि जो जनता जिसको हम राजा कहते हैं, दरअसल वो राजा है नहीं, और आप पटवारी बने कि आप मुखिया बने कि सरपंच बने, पर वो सत्ता होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे, आप देखते हैं कि सिस्टम का ही दोष है, इस वजह से ये ऑब्सेशन कि आप, हम कौन हैं, आप नहीं जानते हम कौन हैं, हमारे पिताजी कौन है, ये वाला जो एक जो चलन है वो यहाँ से गया नहीं हिंदुस्तान से। अपने आप में एक पुरानी बात है, मैं कह रहा हूँ नई चीज़ें भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। आज का जो हमारा जॉब मार्केट है, लेबर मार्केट है, वो बड़ी अलग किस्म से बदल रही है। बहुत सारे लोग उस मार्केट में आ रहे हैं, जो आप देखिए पहले जो इलीट जाता था ना यूपीएससी में, वो अब नहीं जाते। जैसे इंस्टीट्यूट्स की बात करें, बहुत सारे, हाँ, छोटे शहरों के, गांव के जो बच्चे हैं, बच्चियां जो हैं, उनके लिए जो है कोई गवर्नमेंट जॉब जो है, एक तो वो सिक्योर जॉब है और उसमें भी काम बहुत करना पड़ता है। अब आईपीएस बनते हैं तो ये नहीं कि आप 6 घंटे काम करके सो जाएंगे, उसमें भी 24 घंटे का काम होता है। तो काम तो उसमें सरकारी नौकरियों में भी बहुत होता है, लेकिन ये है कि और कोई चैनल ही नहीं है आपके पास। इसमें यह है कि ओपन कंपटीशन, आप एग्जाम देंगे, पता है आपको एग्जाम इवैल्यूएशन होगा, आपके नाम के बगैर होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में अप्लाई करेंगे जब तक आपको कोई जान पहचाने वाला नहीं है, जब तक एक खास इंस्टीट्यूट से नहीं आते, जब तक एक खास तरह की आप अंग्रेजी नहीं बोलते, वो एक सॉफ्ट स्किल होती हैं, उस सॉफ्ट स्किल के बेस पे कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होता है। जब तक आपका सोशल बैकग्राउंड नहीं है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल कैपिटल, एक खास तरह का जो बैकग्राउंड है वो नहीं होता, उसके बगैर आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती। अलग अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, अलग अलग तरह का चॉइस होती है लोगों की, जो उसमें काम करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं, उस पर मैटर नहीं करता। लेकिन ये फिर भी ओपन जॉब्स हैं। पहले बहुत सारी ओपन जॉब्स हुआ करती थी, बैंकिंग में हुआ करती थी, अब वो बहुत श्रिंक हो गई है और हमारी आबादी बढ़ी है। आबादी के अलावा बच्चों में एस्पिरेशन बढ़ा है, हर जगह पे एस्पिरेशन का रेवोल्यूशन हुआ है। गांव में चले जाइए, एक छोटे से कस्बे में जाइए, एक दलित कॉलोनी में जाइए, उसमें भी जब बच्ची है वो एकदम से एंड तक जाना चाहेगी। एक प्लेटफॉर्म मिलता है और जहाँ पे एक इम्तिहान है, उसके बेसिस पे चुनाव है, पर उसमें क्यों नहीं कोई प्रोफेसर आपकी तरह आप ज़्यादा बनना चाह रहे हैं, क्यों नहीं हम अर्थशास्त्री बनना चाह रहे हैं या साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, क्यों नौकरियाँ नहीं, पर क्या जो मैम ने बात कही थी कि जो रिसर्च और हमारी पढ़ाई का जो तरीका है, क्या वो वैसा है जहाँ पर हम इनोवेशन को, रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं? और आपने सही कहा कि उसके आगे फिर हम करेंगे क्या, वो करने के बाद उसको हम मोनेटाइज कैसे कर पा रहे हैं? जैसे आप गढ़ के वेस्टर्न इंडिया में जाइए, सदर्न इंडिया में जाइए, तो वहाँ ऑप्शंस हैं, वहाँ ऑप्शंस हैं और वहाँ बहुत कम बच्चे जाते हैं जो यूपीएससी लिखते हैं। प्रोफेसर प्रवीण, बिल्कुल चले जाएंगे। प्रोफेसर प्रवीण जी, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगी। ये इसमें आप डिवाइड भी देखते हैं रीजनल की अपॉर्चुनिटीज किन इलाकों में कैसे हैं? जैसे ओझा साहब ने भी बात की थी कि खास करके उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम, नौकरी कम, पर जो हमारा जॉब मार्केट है वो भी कैसे बदला है? और आप कैसे देखते हैं फोकस हमारे यहाँ में, खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, रिसर्च, किसी भी विकसित देश के लिए इन क्षेत्रों में टैलेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। हम एज एन इकोनॉमी कहाँ हैं इन क्षेत्रों में? 5-6 साल पहले मैं कोई लेख लिख रहा था इंडियन इकोनॉमी पे, और एम्प्लॉयमेंट वाली बात जो सभी साथी कह रहे हैं, यूपी में 60 पद थे जिसके लिए आवेदन मांगा गया, उसमें 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया। ये पियून का पोस्ट था, एक पियून के पोस्ट के लिए 4 लाख, जिसमें कि पीएचडीज थे, मतलब आप जिसको टॉप एंड कहेंगे ना, उसका भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन था। हो ये रहा है इस देश में, और ये सिर्फ पिछले 5-7-10 वर्षों की बात नहीं है, कि जिसको कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, कि ग्रोथ तो आपका हो रहा है, लेकिन उससे रोजगार के सृजन में क्या हो रहा है। अगर आप सबसे हाल के आंकड़े देखें, 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ILO का
जो एक डेटा सोर्स है, RBI क्लेम्स डेटा इसको बोलते हैं। तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अगर आप 27 सब सेक्टर में बांटते हैं तो इसमें से तकरीबन आधे में ग्रोथ हो रहा है और लेबर ऑब्जॉर्प्शन गायब हो रहा है। मतलब एक अजीब सी स्थिति है ये। आप रोजगार का सृजन नहीं कर रहे हैं बल्कि उससे रोजगार में कमी हो रही है। इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ रेट आप ये देख रहे हैं कि अगर पहले 2% ग्रोथ था और 100 लोग थे, अब 2% ग्रोथ है, अब 90 लोग रह गए। मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर उस क्षेत्र का आप प्रतिशत देखें तो कितना है, 15 से 16% के आसपास अटका हुआ है तकरीबन 25-30 साल से। उसमें लेबर ऑब्जॉर्प्शन को अगर आप देखें टोटल, वो तकरीबन 11-12 के आसपास अटका हुआ है टोटल जो एम्प्लॉयमेंट हमारे देश का है। एब्सोल्यूट टर्म्स में चूंकि ग्रोथ हो रहा है तो सब कुछ में इजाफा हो रहा है, लेकिन उसका शेयर देखिए और उसमें जो इंक्रीमेंटल गुंजाइश की बात है वो तो है ही नहीं। जब होगी नहीं तो क्या होगा, लोग जाएंगे कहाँ? तो ये एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अवध ओझा जी ने बात कही थी ना कि जब तक आपके रोल मॉडल्स वो नहीं होते, जो क्रिएटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इनोवेटर्स हैं, उन्होंने स्टीम इंजन और तमाम चीज़ों के उदाहरण भी दिए। तो एज ए नेशन क्या हम क्या देखते हैं आपके सत्ता और सामंतवाद और पावर, इन सब के पीछे तो हम हैं, बट क्रिएटर्स, इनोवेटर्स उभर पा रहे हैं। अब AI है, टेक्नोलॉजी है, कई क्षेत्र हैं, हैज समथिंग चेंज। देखिए एक बात तो आपको मान के चलना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई एक होमोजेनस देश है नहीं, अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग। अब जैसे सेंट स्टीवेंस की बात हुई कुछ देर पहले, इन्होंने बताया जितिन जी ने कि वहाँ एक समय में, जितिन जी को पता नहीं ये आंकड़ा पता है कि नहीं, मैं भी वहीं विद्यार्थी था, मैंने कई साल पढ़ा है वहाँ पे, तो 40% ऑफ IAS वर फ्रॉम सेंट स्टीवेंस, फ्रॉम वन कॉलेज अलोन। पर जो अभी जब आप देखें, कह रहे थे कि अब वो एलीट अमीर वो नहीं आ रहे। नहीं यही मैं कह रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि अब जो है ठीक है 2-4 लोग चले जाते हैं, लेकिन अब देखिएगा, मैंने 80s में जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि बहुत सिग्निफिकेंट जो है डाइवर्जन होना शुरू हुआ मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तमाम किस्म की चीज़ों में। इसी तरह से JNU एक समय में गढ़ था। अब उसमें हमारे विभाग से जो है पिछले कई वर्षों से किसी ने अप्लाई ही नहीं किया सिविल सर्विसेज में। तो ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं हम। स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। आप में से सबसे पहले तो कुछ लोग जो UPSC के इम्तिहान दे रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा 12वीं फेल देखा है क्या फिल्म? मैंने देखी है और मैं UPSC उसी वही जोश जज्बा जुनून है आप में? अभी तो है फिलहाल। बाकी अभी तो जैसे मैं जाऊंगा, कोचिंग लूंगा तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो मेरा सवाल ये था कि जैसे लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं अभी, वो उनको या तो अभाव है, कम्युनिकेशन गैप है कोई, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर या अदर सेक्टर से नहीं जा पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को या एजुकेशनिस्ट को क्या रोल निभाना चाहिए इसमें, ताकि वो जो लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं उनको चैनलाइज कर सकें अदर सेक्टर्स में? ओके, आप में से आप जवाब देना चाहेंगे? जोधका साहब आप बोलिए। इस पे बोलना चाहूँगी, इस पे बोलिए। क्योंकि इन बच्चों को सच में गाइड और काउंसिल करने वाले भी लोग नहीं हैं, एंड वी टीचर्स हैव फेल्ड देयर, क्योंकि इनके सामने मॉडल्स भी नहीं बनाए। एक उदाहरण देती हूँ, वो जो सबको, क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक बच्चा अभी हमारी यूनिवर्सिटी में सिस्टम एनालिस्ट लगा या प्रोग्रामर लगा जी, एंड ही वाज ए B.Tech, और नहीं लैब अटेंडेंट लगा। मैंने कहा बेटा तुम लैब अटेंडेंट आफ्टर M.Tech जी? तो बोलता मैम सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी मिल रही है, पक्की नौकरी मिल रही है। मैंने कहा तुम सोचो, कल तुम पूरी ज़िंदगी, लैब अटेंडेंट का तो प्रमोशन भी नहीं होगा, उन्हीं बच्चों जिनके साथ तुम पढ़े हो उनको तुम औजार पकड़ाओगे, भाई ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, या ये ठीक कर दोगे उनके लिए। डू यू थिंक यू विल बी सेटिस्फाइड द होल लाइफ, या तुम इससे बेटर नहीं कर सकते हो? और आई थिंक 1 महीने के बाद वो बच्चा आया अपने रेजिग्नेशन के साथ, उसने कहा मैंने एक और नौकरी ढूंढ ली है। अभी थोड़ा सा डिप्रेशन है हमारी इन टेक्नोलॉजी वाली नौकरियों में, लेकिन आई एम श्योर मैम आई विल गो एंड डू समथिंग मच मच बेटर। तो हो सकता है उसके दिमाग में इनोवेशन भी हो। UPSC आपको इनोवेशन नहीं सिखाता बेटा, UPSC तो आपको एक ट्रैक में सिखाता, ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टम होता है, क्रेसी है वो,
एंड इट वांट्स दैट काइंड ऑफ पीपल, तो वहाँ इनोवेशन इतनी कर सकते हो कि कैसे पढ़ लोगे जी। आप और कैसे लिख कोई लोगे। सवाल लेना चाहेगा तो आप पूछे। मैम मेरा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी और मैं एक फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन स्टूडेंट हूँ, और आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे ग्रेजुएशन फील्ड्स में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इतनी। हमारी गवर्नमेंट प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस क्यों नहीं कर रही है और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर रही ओके है? और जितिन जी, आप उनको कुछ सुझाव ही देना चाहें, सजेस्ट करना चाहें इन तमाम लोगों को? मैडम मैं सिर्फ प्रिपरेशन के दायरे में रह के बोलना चाहूंगा कि जो हम 3-4 साल 5 साल जो प्रिपरेशन करते हैं और जिस तरीके का ये कंपटीशन है, वहां पर आजकल ये प्रिपरेशन करते वक्त एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि पेपर कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उनका आंसर कैसे करना है। पहले का जो मॉडल था कि आप पढ़ के जाइए और पेपर के अंदर जस्ट उसको लिख दीजिए, वो मॉडल आजकल काम नहीं करता है। उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। यूपीएससी अपनी खुद की रिसर्च करती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो जो ये पूरा सिलेबस जो हमें ऑर्गेनाइज करना होता है, जिसको हमें कैसे पढ़ेंगे, अपने आप को स्ट्रेटेजाइज कैसे करेंगे, यही हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है। कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा, हिस्ट्री मैंने पढ़ा है, अब हिस्ट्री के मेरे 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये जो 15 क्वेश्चन आए हैं वो कैसे उठते हैं, कहाँ पर हमें उनको कैसे आंसर करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं प्रीलिम्स के अंदर, उनमें से मैं कैसे सेलेक्ट करूंगा। जो मेरे को मेंस के अंदर लिखित आंसर करना है वो आंसर अच्छा कैसे होना चाहिए, सो दैट मैं इस कंपटीशन को बीट कर पाऊं। और यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, जो 3 पड़ाव को पार करके निकलता है, अब उनके अंदर पर्सनालिटी का बहुत बड़ा चेंज आता है। माफी चाहूंगी कि आप लोगों को और वक्त नहीं दे पा रहे, पर इस चर्चा में अभी इतना ही समय है। धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए।